आप सभी को झारखंडी जोहार। चोरी, दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या, दुष्कर्म, मौसम से जुड़ी झारखंड की 25 बड़ी खबरों को प्रतिदिन देखने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब, रहे एक कदम सबसे आगे। हाथ पैर बांधकर मुंह में ठूंस दिया कपड़ा। हंसडीहा में देवघर की स्टेज शो करने वाली युवती से सामूहिक दुष्कर्म किया गया। हंसडीहा में स्टेज प्रोग्राम करने वाली एक युवती के साथ सामूहिक बलात्कार का मामला सामने आया है। देवघर की रहने वाली युवती को स्टेज प्रोग्राम के बहाने बुलाया गया और 3 युवकों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच कर रही है। आपको बताते चले, हंसडीहा में स्टेज प्रोग्राम करने वाली एक 21 वर्षीय युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म बलात्कार का मामला सामने आया है। देवघर की रहने वाली युवती ने 3 युवकों के खिलाफ आवेदन देकर मामला दर्ज कराया। पुलिस ने 3 आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही। युवती ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया कि देवघर में रहकर स्टेज शो में गाना गाती है। 28 सितंबर को उसे एक नंबर से फोन आया जिसमें बताया गया कि हंसडीहा में स्टेज प्रोग्राम करना है। इसके बाद 3 युवक सफेद रंग की कार से उसे लेने के लिए आए। तीनों युवक उसे कार से हंसडीहा लेकर आए। अब युवती ने पूछा कि प्रोग्राम कहाँ है, तो उसे एक कमरे में यह कहकर ले जाया गया। प्रोग्राम के लिए अन्य कलाकार इसी कमरे में आ रहे हैं। जब वह कमरे में गई तो तीनों युवक सौरभ कुमार, राजन और राजा और पारस यादव ने मुंह में कपड़ा भर दिया और हाथ पैर बांधकर बारी बारी से दुष्कर्म किए। बिल्डिंग की वजह से उसकी तबीयत बिगड़ गई है तो उसका मोबाइल फोन और पैसे छीन लिया। युवती ने 2 अक्टूबर को थाना में घटना की लिखित जानकारी दी। हंसडीहा में 28 सितंबर को गोड्डा रोड में और गुरुवार को भी हंसडीहा दुर्गा मंदिर के नजदीकी डांडिया नाइट का आयोजन हुआ था। दुर्गा पूजा जैसे पर्व पर गैंगरेप की घटना हंसडीहा फिर शर्मसार हो गया है। हंसडीहा चौक पर घटित हुई इस घटना से कई सवाल भी उठ रहे हैं। आरोपित राजन राज के परिजनों के अनुसार राजन इस घटना में शामिल नहीं था। एक साजिश के तहत उसे आरोपी बनाया गया है। युवती के बयान पर मामला दर्ज कर लिया गया है। तीनों को हिरासत में ले लिया गया। युवती का मेडिकल कराया गया। शनिवार को अदालत में बयान दर्ज होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। झारखंड में मासूमों के दिल की सेहत खतरे में। 5 से 9 साल के बच्चों में बढ़ रही है हृदय रोग की संभावनाएं। बताते चले, एक रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में 5 से 9 साल के 28.4% बच्चों में हृदय रोग का खतरा है, क्योंकि उनमें उच्च ट्राइग्लिसराइड्स का स्तर पाया गया। हालांकि यह दर राष्ट्रीय औसत से कम है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि झारखंड में हाई कोलेस्ट्रॉल के मामले भी कम आए हैं। आपको बताते चले, झारखंड के 5 से 9 वर्ष आयु वर्ग के 8.4% बच्चों में भविष्य में हृदय रोग होने की संभावना का अनुमान लगाया गया है। केंद्रीय सांख्यिकी एवं क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी भारत में बच्चे 2025 रिपोर्ट में यह तथ्य सामने आया है कि यहाँ के इतने प्रतिशत बच्चों में उच्च ट्राइग्लिसराइड्स की यह पाया गया है। यह रक्त में पाए जाने वाला एक प्रकार का वसा है जिसे निर्धारित मानक से अधिक होने पर भविष्य में हृदय रोग होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। राहत की बात है कि बच्चों में उच्च ट्राइग्लिसराइड होने की दर राष्ट्रीय दर से कम है। पूरे देश में 34% बच्चों के रक्त में यह वसा अधिक होने का अनुमान लगाया गया। रिपोर्ट के अनुसार 5 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों में उच्च ट्राइग्लिसराइड की दर जम्मू कश्मीर, बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे ज्यादा होने की अनुमान है। पश्चिमी बंगाल में 67%, सिक्किम में 64%, नागालैंड में 55%, असम में 57% और जम्मू कश्मीर में 50% बच्चों में ट्राइग्लिसराइड का उच्च स्तर होने का अनुमान है। दूसरी तरफ केरल और आपको बता दें महाराष्ट्र में क्रमशः 16.6% और 19.1% के साथ सबसे कम व्यापक वाले राज्य में सम्मिलित है। बताते चले कि यह रिपोर्ट राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019 से 21 और व्यापक राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण 16 से 18 आदि के मध्य से एकत्रित आंकड़ों को संकलित कर तैयार की गई है। रिपोर्ट में झारखंड के लिए एक और राहत देने वाला आंकड़ा सामने आया है। इस रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में मध्य प्रदेश के बाद और राजस्थान के सबसे कम बच्चों में हाई टोटल कोलेस्ट्रॉल है। इन दोनों राज्यों में से 5 से 9 वर्ष वर्ग के 0.7% बच्चों में यह समस्या सामने आ रही है। मध्य प्रदेश में सबसे कम महज 0.3% बच्चे इससे प्रभावित है। पूरे देश की बात करें तो इस आयु वर्ग के 3.7% बच्चे में हाई कोलेस्ट्रॉल पाया जा रहा है। ट्राइग्लिसराइड स्तर आमतौर पर स्वास्थ्य व्यापकों के लिए 150 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर MgDL से कम, बच्चों और किशोरों में 10 से 19 वर्ष की आयु के लिए 90 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से कम होना चाहिए। यह
150 और 199 mg प्रति DL के बीच है तो यह बॉर्डर लाइन पर है। यह 200 से 499 mg प्रति DL के बीच है तो यह उच्च है। यह स्तर 500 mg प्रति DL से अधिक है तो काफी अधिक है। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज के अनुसार उच्च ट्राइग्लिसराइड के लिए मक्खन, तेल और अन्य अधिक वसा वाले खाद्य पदार्थों का अधिक उपयोग बड़ा कारण है। बच्चों में फास्ट फूड तथा अधिक वसा वाले खाद्य पदार्थों का सेवन तेजी से बढ़ रहा है। यह हाई कोलेस्ट्रॉल का भी कारण है। उनके अनुसार बच्चों के भविष्य में हृदय रोग का खतरा कम हो, इसलिए बच्चों को ऐसे खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए। झारखंड की 7 राजनीतिक दलों के खिलाफ एक्शन, चुनाव खर्च का ब्यौरा न देने पर नोटिस। यहाँ देखें लिस्ट। आपको बताते चले मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने 7 गैर मान्यता प्राप्त दलों को चुनाव खर्च का ब्यौरा न देने पर नोटिस भेज दिया। भारतीय निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार इन दलों को अपने अस्तित्व के प्रमाण प्रस्तुत करने को कहा गया। ऐसे न करने पर दलों का अस्तित्व समाप्त माना जाएगा। इन दलों के वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक आंशिक विवरण जमा नहीं किया गया है। आपको बताते चले राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने चुनाव खर्च का ब्यौरा नहीं देने वाले 7 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को नोटिस जारी कर दिया। भारतीय निर्वाचन आयोग के निर्देश पर इन दलों को नोटिस के माध्यम से सूचना दिया गया है। वे अपने अस्तित्व एवं कामकाज के संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष शपथ पत्र एवं आवश्यक साक्ष्यों के साथ अपना पक्ष रखना सुनिश्चित करें। समय पर प्राप्त पक्ष नहीं होने की स्थिति में यह समझा जाएगा कि पार्टी का अस्तित्व समाप्त हो चुका है एवं इस आशय की सूचना भारतीय निर्वाचन आयोग नई दिल्ली को भेज दिया जाएगा। दरअसल भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा नामित इन 7 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों ने विगत 3 वित्तीय वर्ष 21-22, 23-24, 25 का वार्षिक आंशिक खाता संबंधित विवरणीय निर्धारित समयावधि में आयोग को समाप्ति नहीं किया जा सकता है। साथ ही यह भी तथ्य आयोग के संज्ञान में आया है कि उपयुक्त राजनीतिक दलों ने निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लिया गया, लेकिन निर्धारित समय के अंदर आर्थिक विधानसभा निर्वाचन के बाद 75 दिन एवं लोकसभा निर्वाचन के बाद 90 दिनों के भीतर अपना व्यय विवरण आयोग को समर्पित नहीं किया जा सका। आयोग ने इस जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में प्रतिबंधित प्राविधानों के विरुद्ध पाया। इन दलों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए आयोग से प्राप्त निर्देश के अवलोकन में अध्यक्ष महासचिव को पार्टी की तरफ से शपथ पत्र सहित लिखित पक्ष मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय भेजने के लिए 9 अक्टूबर 2016 को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में पूर्व 11 बजे सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित की गई थी। इस आशय की सूचना राजनीतिक दलों को आयोग द्वारा पंजीकृत प्राप्तांक के पते पर भेज दी गई है। साथ ही समाचार पत्रों में आम सूचना के माध्यम झारखंड में भाजपा ने खेला ओबीसी कार्ड, वैश्य समाज से आदित्य साहू को सौंपा कार्यकारी अध्यक्ष का जिम्मा। आपको बताते चले भाजपा ने झारखंड में ओबीसी को साधने के लिए राज्यसभा सदस्य आदित्य साहू को प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप दी है। इसके पूर्व सामान्य जाति से रविंद्र पांडे कार्यकारी अध्यक्ष थे। अध्यक्ष पद पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी संभाल रहे हैं। झारखंड में आदिवासी एवं ओबीसी की संख्या अधिक है। पूर्व में ओबीसी से रघुवर दास संगठन में प्रभावशाली एवं राज्य के मुख्यमंत्री पद पर रह चुके हैं। आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में ओबीसी को साधने के लिए राज्यसभा सदस्य आदित्य साहू को प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप दी है। राज्य की राजनीति में ओबीसी का काफी प्रभाव है। इसके पूर्व रविंद्र पांडे कार्यकारी अध्यक्ष पद पर रह चुके थे। वे सामान्य अर्थात उच्च जाति से आते हैं। अध्यक्ष पद पूर्व मुख्यमंत्री तथा झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी संभाल रहे हैं। झारखंड में आदिवासी एवं ओबीसी की संख्या अधिक है। पूर्व में ओबीसी से रघुवर दास संगठन में प्रभावशाली एवं राज्य के मुख्यमंत्री पद पर रह चुके हैं। रघुवर दास भी वैश्य समुदाय से आते हैं, लेकिन विरोध में उन्हें छत्तीसगढ़ निवासी बाहरी बताकर अक्सर निराश साधते रहे हैं। आदित्य साहू झारखंड के मूल निवासी है। वह और मांझी रांची के रहने वाले हैं। अपना साफ सुथरी छवि के कारण आदित्य साहू का संगठन एवं सामाजिक तथा राजनीतिक हलकों में अच्छी पकड़ है। साहू आदित्य ने रांची से लगातार कई दफा सांसद रहे। रामटहल चौधरी के सहयोग
सहयोगी के रूप में राजनीतिक करियर के शुरुआत की। तब वे रामदयाल चौधरी के संसद प्रतिनिधि हुआ करते थे। 1980 से 90 के भाजपा और मांझी मंडल के अध्यक्ष सह 2002 से 2003 में रांची ग्रामीण भाजपा के जिला महामंत्री बन गए। 2012-13 प्रदेश कार्यकारिणी समिति के सदस्य बन गए। 2014 में प्रदेश उपाध्यक्ष का दायित्व संभाला, जबकि 2019 में उन्हें प्रदेश महामंत्री बनाया गया। 2023 में महामंत्री चुने गए। इसके पूर्व 2019 के विधानसभा चुनाव में उन्हें पलामू प्रमंडल के प्रभारी का दायित्व किया गया। 2024 में विधानसभा चुनाव के दौरान कोल्हान प्रमंडल के प्रभारी बनाए गए। 2024 में चतरा लोकसभा के प्रभारी बने। इस दौरान पार्टी को उनके दायित्व वाले ज्यादातर क्षेत्रों में अच्छी सफलता साथ लगी। आदित्य साहू रांची विश्वविद्यालय से पीएचडी किए हैं। इसके पूर्व उन्होंने रांची विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद वे रामदयाल चौधरी कॉलेज में प्राध्यापक बने। आदित्य साहू अक्सर विवादों से अलग रहे हैं। उनकी छवि एक उलझे हुए नेता के रूप में है। इसका लाभ पार्टी को मिलने की उम्मीद है। परिवार की आय का मुख्य स्रोत कृषि है। उनके परिवार में पत्नी के अलावा एक पुत्र एवं एक पुत्री भी है। अवैध कोयला कारोबार के लेन देन को लेकर बोरार में खूनी संघर्ष, आधा दर्जन लोग हुए घायल। बोरार में विजयदशमी पर अवैध कोयला कारोबार के चलते दो गुटों में हिंसक झड़प हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। प्रशासन ने मेले को बंद करने पर प्रतिमा विसर्जन का आदेश दिया, जिससे स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए। लोगों का कहना है कि अवैध कारोबारियों के झगड़े की वजह से उन्हें त्योहार मनाने से रोका गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। विजयदशमी की देर रात बोरार में अवैध कोयला कारोबार से जुड़े विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया और पूरे क्षेत्र का माहौल तनावपूर्ण हो गया। मंडल केंदुआढ़ी इलाके में चल रहे अवैध कोयला कारोबार और रुपये के लेन देन को लेकर दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस झड़प में लगभग आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिसमें से एक पक्ष के पप्पू चौहान की हालत गंभीर बताई जा रही है। इनका इलाज इस समय धनबाद में चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही एसडीपीओ राजेश कुमार और एसडीपीओ पुरुषोत्तम कुमार सिंह सहित बोरार, मधुबन और बाघमारा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थिति नियंत्रण करने के लिए तत्काल 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है। हालांकि सबसे विवादास्पद निर्णय तब लिया गया जब एसडीपीओ ने इतिहांतन मेले को तत्वाधान बंद करने और 24 घंटे के भीतर दुर्गा प्रतिमा विसर्जन का आदेश जारी कर दिया। बाद में भारी पुलिस निगरानी में विसर्जन संपन्न कराया। प्रशासन के इस कदम से स्थानीय लोगों में गहरा रोष उत्पन्न हो गया। लोगों का गुस्सा अवैध कारोबारियों पर जमकर फूट रहा है, जिनकी मनमानी के कारण पर्व की परंपरा और शांति भंग हो गई। वहीं प्रशासन के खिलाफ भी तीव्र रोष है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अवैध कारोबारियों के निजी झगड़े की कीमत आज जनता को मिली। बाधित होने पर प्रतिमा का असमय विसर्जन होने के रूप में चुकानी पड़ गई है। लोगों ने सवाल उठाया कि प्रशासन अवैध धंधों पर सख्ती क्यों नहीं दिखाता और इसके बजाय जनता के पर्व को क्यों बाधित करता। फिलहाल दोनों पक्षों ने बोरार थाना में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है, लेकिन क्षेत्र में तनाव और स्थानीय लोगों में गुस्सा अभी भी बना हुआ है। टल गया बड़ा हादसा, धू धू कर चलने लगा धनबाद उपायुक्त का भवन। आपको बताते चले, धनबाद उपायुक्त के नए भवन में शुक्रवार को आग लगने से पैनल रूम पूरी तरह से जल गया। शॉर्ट सर्किट को आग का कारण बताया जा रहा है। दुर्गा पूजा अवकाश के बाद सफाई के लिए पहुंचे कर्मचारियों ने धुआं देखा और दमकल को सूचना दी। 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना के समय कार्यकाल में कोई भी नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। शुक्रवार को धनबाद उपायुक्त के नए भवन में आग लगने की घटना हुई। इस दौरान वहां कोई भी कर्मचारी नहीं था। घटना के संबंध में बताया जाता है कि दुर्गा पूजा के अवकाश के बाद शुक्रवार को उपायुक्त कार्यालय की साफ सफाई करने कर्मचारी पहुंचे थे। इसी दौरान दूसरे तल से धुआं उठता देखा तो तुरंत उसकी जानकारी अधिकारियों व झारखंड अग्निशामक सेवा धनबाद को दी गई। दमकल टीम पहुंची और पूरे भवन की बिजली काटने के बाद आग बुझाने का काम शुरू किया। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस आग लगी की घटना में पूरे पैनल रूम जल गया। उपायुक्त धनबाद के इस नए भवन ने दूसरे तल पर एसएसपी समेत धनबाद पुलिस का विभिन्न कार्यालय है। पैनल रूम के ठीक बगल में एसपी नगर व ग्रामीण का ऑफिस है। घटना के वक्त कार्यकाल में कोई भी अधिकारी या कर्मचारी नहीं था। इस भवन के पहले तल्ला के डीसी आदित्य रंजन और तीसरे तल पर डीसी सदात अनवर का चैम्बर है। आग को समय रहते नियंत्रित कर लिया गया। इससे बड़ा हादसा टल गया। घटना के बाद उपायुक्त आदित्य रंजन कार्यालय पहुंचे। उन्होंने दूसरे तल्ला जाकर जले हुए पैनल रूम को देखा। सूचना पर पुलिस अधिकारी पहुंचे।
जंगल में गला रेतकर महिला की बेरहमी से हत्या की, जमीन विवाद या डायन बिसाही की आशंका है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोटो थाना क्षेत्र में एक दुखद घटना सामने आई है। कीता हाथू टोला लगातार गांव की सुखमती लोहार का शव जंगल से बरामद हुआ। अज्ञात अपराधियों ने धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी। पुलिस जमीन विवाद या डायन बिसाही के शक में जांच कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोटो थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। कीता हाथू टोल लगातार गांव निवासी सुखमती लोहार 35 वर्षीय व शव बुधवार को गांव के पास के जंगल से बरामद किया गया। जानकारी के अनुसार सोमवार को सुखमती अपने घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू कर दी तथा बुधवार को ग्रामीणों ने जंगल में उसका शव देखा और इसकी सूचना पुलिस को दे दी है। पुलिस के मुताबिक अज्ञात अपराधियों ने धारदार हथियार से गला रेतकर महिला की बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या के पीछे की वजह फिलहाल साफ नहीं है, लेकिन पुलिस इसे जमीन विवाद या डायन बिसाही से जुड़ा मामला मानकर जांच कर रही है। सूचना पाकर टोटो थाना क्षेत्र में पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर थाना अस्पताल भेज दिया। परिजनों का कहना है कि उन्हें अंदाजा नहीं है कि महिला की हत्या क्यों की गई। फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी हुई है और आरोपियों की तलाश तेज से कर रही है। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। सीआरपीएफ की बड़ी कार्रवाई, दग्दो रेलवे साइडिंग से 48 टन वसा कोल किया गया जब्त। बाघमारा में सीआरपीएफ से दंगलो लोडिंग पॉइंट पर छापा मारकर 48 टन अवैध कोयला जब्त किया गया। यह कोयला मधुबन कोल वासरी से पावर प्लांट भेज जाने वाले थे, जिसे तस्कर जमा कर रहे थे। सीआरपीएफ की कार्रवाई और अवैध कोयला कारोबारियों में हड़कंप मच गया जब कोयला वासरी प्रबंधक को सौंप दिया गया। सीआरपीएफ ने अवैध कारोबारियों के खिलाफ सख्ती जारी करने का संदेश दिया गया है। आपको बताते चले, ब्लॉक 2 क्षेत्रों के सगदो लोडिंग पॉइंट स्थित रेलवे साइडिंग पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने बुधवार अपराह्न में बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 48 टन अवैध कोयला जब्त कर लिया गया है। सीआरपीएफ के इस छापेमारी से क्षेत्र के अवैध कोयला कारोबारियों में हड़कंप मच गया। सीआरपीएफ के अधिकारियों को गुप्त सूचना मिलते ही कोयला तस्करों द्वारा भारी मात्रा में कोयला जमा कर दिया गया। यह कोयला विशेष रूप से मधुबन कोलवासरी से पावर पॉइंट भेजे जाने वाली वसा कोल तथा जिसे तस्कर अवैध रूप से यहाँ जमा कर रहे थे। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए ब्लॉक 2 यूनिट के इंस्पेक्टर रविकांत राय ने नेतृत्व में सीआरपीएफ के जवानों की टीम बनकर रेलवे साइडिंग पर छापेमारी की। अचानक 20 तस्करों के मौके पर नहीं मिला और वे जमा किए गए कोयले को छोड़कर भाग निकले। सीआरपीएफ ने जब्त किए लगभग 48 टन कोयले को विधिवत रूप से मधुबन कोलवासरी प्रबंधक को सुपर्द कर दिया गया। सीआरपीएफ की लगातार हो रही इस तरह की कार्रवाई से स्पष्ट संदेश दिया गया है कि अवैध कोयला कारोबार करने वालों के खिलाफ बल सख्ती से कार्रवाई जारी रहेगी। झारखंड में सड़क हादसे में एक महिला समेत 2 की मौत, 8 घायल। देवघर में अलग अलग सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से एक महिला भी शामिल है। 8 लोग घायल हुए हैं। जसीडीह के राजबंधन में बाइक दुर्घटना में एक महिला की जान चली गई। बांका में बुलेट और बाइक की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई। दुमका में टोटो पलटने से मां बेटी घायल हो गए हैं। जमुई में अज्ञात वाहन ने एक चालक को टक्कर मार दी है। अलग अलग सड़क हादसे में एक महिला सहित 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं महिला व बच्चे समेत 8 अन्य लोग घायल हो गए। इस घटना में जिले के जसीडीह थाना क्षेत्र के राजबांध के पास हुई सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई, वहीं उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया। ये दोनों पत्थर भेटिया गांव के रहने वाले हैं। आपको बताते चले, घटना के बाद संबंधित बताया गया कि 35 वर्षीय सुनीता देवी अपने पति अंग्रेज दास के साथ बाजार से बाइक से घर की ओर जा रही थी। इस दौरान राजबांध के गांव के पास स्थित पुल पर बाइक का संतुलन बिगड़ गया और गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में पति व पत्नी गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए देवघर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां जांच करने के बाद चिकित्सक ने अनीता को मृतक घोषित कर दिया है। वहीं सीमावर्ती बिहार के बांका जिला के चांदनी थाना क्षेत्र के कोरिया गाँव के पास बुलेट व बाइक के बीच टक्कर हो जाने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। हादसे में पति व पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं सीमावर्ती बिहार के बांका जिला के चांदना थाना क्षेत्र के कोरिया गांव के पास बुलेट व बाइक के बीच टक्कर हो जाने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक वीरेंद्र कुमार यादव कोरिया गांव का रहने वाला है। वहीं इस
हादसे में उसकी गांव पिंटू यादव गंभीर रूप से घायल हो गया है। मृतक की भाई अखिलेश यादव ने बताया कि वीरेंद्र पिंटू यादव बुलेट से गांव के बाहर जा रहे थे। इस दौरान गांव के चौक के पास बुलेट की टक्कर सामने आ रही थी, बाइक हो गई। हादसे में दोनों गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए देवघर सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां जांच करने के बाद डॉक्टर ने वीरेंद्र को मृत घोषित कर दिया गया। एक अन्य हादसे में दुमका जिले के सरियाहाट थाना क्षेत्र के जमुआ गांव के पास टोटो पलट जाने से मां बेटे घायल हो गए हैं। घटना के संबंध में बताया गया कि तितमो गांव निवासी आरती देवी अपने बेटे स्वामी कुमार के साथ मेले देखने के लिए सरायहाट गई थी। वहीं उस घर वापस लौटने के क्रम में जमुआ गांव के पास टोटो गिरकर घायल हो गई है। लोगों की मदद से दोनों को इलाज के लिए सौरायाहाट सीएचसी ले जाया गया। वहां से उन्हें बेहतर इलाज के लिए देवघर सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं सीमावर्ती बिहार के जमुई जिला के बटिया जंगल के पास अज्ञात वाहन से धक्का लगने से एक वाहन चालक घायल हो गया। घायल मुरी राय सिमरिया गाँव का रहने वाला है। उसके भाई रणवीर राय ने बताया कि मूरी गाड़ी से अपने ससुराल सिकंदरा जा रहा था। इस दौरान बदिया जंगल के पास अज्ञात वाहन ने उसकी गाड़ी में धक्का मार दिया। हादसे के बाद वाहन चालक गाड़ी लेकर मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय थाना की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन की और घायल युवक को इलाज के लिए देवघर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं जिले के जसडीहा थाना क्षेत्र के कोठिया मोड़ के पास एक 4 पहिया वाहन ने बाइक में धक्का मार दिया। हादसे में एक युवक की उसकी पत्नी व बच्चे घायल हो गए। घटना के संबंध में बताया गया कि सुमन कुमारी अपने पति व बच्चे को लेकर ससुराल आया था।